हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि बहुत दिनों से मैं वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था और क्या कारण था उसके पीछे मैंने कल एक पोस्ट करके उसमें जानकारी आपको दी थी कि मैं ट्रीटमेंट के लिए जो है माताजी को लेकर लखनऊ गया था पीजीआई। और फिर से मुझे अगले महीने में आई थिंक 15 या 16 के डेट को जाना है, मतलब अपॉइंटमेंट मिला है कि 1 महीने तक आप दवा इनको खिलाइए और उसके बाद से जो है ये जो अपॉइंटमेंट आपको मिला है इस डेट को आपको आना है। तो इस तरीके से कुछ प्रोसेस वहाँ का रहा है और कंटिन्यूस मुझे ट्रीटमेंट कराना है और देखना है क्या कुछ रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है, दर्द से आराम मिल रहा है या नहीं। तो यही कुछ कारण थे जिनके वजह से मैंने जो है 6-7 दिनों से आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड किया। बाकी अभी मैं घर पे आ चुका हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा पाऊं। और जैसे कि मैंने आपको पूरा प्रोफार्मा और प्रोसेस और जो तरीका है कैसे आपको तैयार करना है अपने पेपर को, वो सारा कुछ मैंने पहले ही बता रखा है। सिलेबस को मैंने डिस्कस पेपर 1 के अच्छे तरीके से कर लिया आप सभी के साथ। इसके साथ ही साथ पेपर 2 का जो सिलेबस है कैसे आप डाउनलोड करें यूजीसी नेट की वेबसाइट से, ये सारी कुछ जानकारी मैंने पहले ही आपको दे रखी है। और उम्मीद है कि आप जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर लगा रहे होंगे। तो उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम जून 2023 जो कि आपका अगले महीने से एग्जाम स्टार्ट होना है, लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से, जिसको इंग्लिश में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कहा जाता है। ये प्रैक्टिस सेट प्रश्न आपके होंगे और ये पार्ट 5 होगा। इससे पहले मैंने 4 पार्ट्स आपको, किसी में मैंने 10 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, किसी में मैंने 20 क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। तो वो सारे क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनमें जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं मोस्टली जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो 2022 या 23 या 21 के आसपास में पूछे गए थे, इसीलिए मैंने उसे अच्छे तरीके से आपको कराया था। तो चलिए समय ज़्यादा नहीं लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बातें बहुत सारी है, प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हैं, लेकिन उन्हीं सभी प्रॉब्लम्स के बीच में ये सारा कुछ काम भी करना है। उम्मीद है कि आप भी, ऐसा नहीं कि मेरे पास ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आपके पास भी होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे पास ही फैमिली है, मेरे माता पिता हैं, आपके भी माता पिता होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपकी फैमिली में लगे रहते हैं। तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपके और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्लीन डेवलपमेंट और मैकेनिज्म, सॉरी ये मैकेनिज्म नहीं है आपका, मैकेनिज्म आप इसको कह सकते हैं। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते में पहली बार प्रारंभ किया गया था, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड अगर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में क्वेश्चन पूछा गया तो अगर जो हाल फिलहाल में जो समिट्स हुए हैं पर्यावरण को लेकर या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या और भी जो इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं तो उनको आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन आपको इस यूनिट में देखने को मिल जाएगा, वो भी करंट अफेयर के सेगमेंट से। ऐसा नहीं कि पांचों को पांचों क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। जो 4 क्वेश्चन होंगे वो बेसिक ईवीएस का जो आपका सेक्शन सिलेबस दिया गया है वहीं से पूछा जाएगा। एक आध क्वेश्चन जो ट्रेंडिंग जो करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे पर्यावरण की दृष्टि से वो पूछे जा सकते हैं, तो उनको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, बी जो है आपका क्योटो प्रोटोकॉल है और सी जो है आपका रियो शिखर सम्मेलन और डी है आपका पेरिस समझौता। तो इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, जो 20 क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूँ, तो यहाँ पर भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में 2022 या 21 या 23 अभी जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था उनमें पूछे गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है आपको, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय समझौते में पहली बार प्रारंभ किया गया था और यह उत्सर्जन में कमी लाने वाले परियोजना को लागू करने की अनुमति प्रदान करता है, जो प्रमाणित उत्सर्जन कटौती इकाइयों को उत्पन्न करता है, जिससे उत्सर्जन व्यापार योजनाओं का कारोबार किया जा सकता है। तो बेसिकली ये किससे संबंधित है, आपका क्योटो प्रोटोकॉल से आपका संबंधित है। और ये भी आपको याद रखना है जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है ये प्रोटोकॉल, तो ये आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपका प्रोटोकॉल है, जिसमें जो ग्लोबल वार्मिंग फैलाने या ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली जो गैसेज हैं उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है इसमें काम किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी मैंने सारा कुछ लिख रखा है। वैसे तो पेपर जब आपका होता है ऑनलाइन मोड में तो दोनों लैंग्वेज आपको देता है चेंज करके। अगर आप हिंदी में करते हो तो टोटली आपका सारा क्वेश्चन हिंदी में हो जाता है, और जब आप लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश में करते हो तो टोटली आपका इंग्लिश में हो जाता है। तो जिसमें आपको कंफर्ट लगे उस लैंग्वेज में आपको पेपर देना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ यूनिट्स हैं जिसमें हिंदी बहुत डिफिकल्ट होती हैं, तो उस यूनिट के जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो अगर शब्द न समझ में आए तो आप तुरंत जो है लैंग्वेज को इंग्लिश में चेंज करें। हो सकता है कि इंग्लिश के टर्म्स या वर्ड्स आपको समझ में आ जाए और उस क्वेश्चन का आप आंसर राइट दे पाओ। अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन का निम्नलिखित पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण से किस पर मुख्य रूप से प्रभाव देखने को मिल सकता है, उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। यानी कि एक से अधिक यहाँ पर सही हो सकता है, इसलिए ऐसा कूट बनाया गया है और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता भी है। तो अपना राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कंटिन्यूअस चलती रहेगी, बस सिंपली आपको ये करना है कि वीडियो को पॉज करना है। आपके पास बहुत सारा वक्त मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, पेपर में नहीं मिलेगा। तो आप उसे अच्छे से सोचें प्रश्न को और उसके बाद से आंसर देने का प्रयास करें। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक तो आपका पहला यहाँ पर राइट हो जाएगा और दूसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका तीसरा हो जाएगा। पहला जो है आपका जल सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन का निम्नलिखित पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। तो जो जल की जो एक तो आपको पता ही है कि जो पीने योग्य पानी हमारे अर्थ पे है वो बहुत ही कम मात्रा में है, और ऊपर से क्लाइमेट चेंज की वजह से ये पीने योग्य जो पानी है ज़्यादातर ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है, तो वो भी जो है पिघल कर क्या होगा, और जब हमारा ग्लोब गर्म होगा तो ये ग्लेशियर्स क्या होंगे, पिघल जाएंगे और इनका पानी नदियों के माध्यम से आपका समुद्र में आ जाएगा। तो समुद्र एक तो आपका सॉल्टी होता है तो उस पानी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, आपने देखा होगा क्लाइमेट चेंज के वजह से जो फसलों का पैटर्न होता है, जो हम डिपेंड करते हैं कि नहीं अब ये मौसम आने वाला है, इसके बाद ये मौसम, उसी के अनुसार हम फसलों को बोते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारा फसल पैटर्न्स बदल जाएगा, जिसकी वजह से खाद्य सुरक्षा की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और तटीय क्षेत्रों का क्षरण आपको देखने को मिलेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्योंकि समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ेगा तो जो कोस्टल एरिया है वो क्या होगा, वहाँ पर क्षरण आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आपका यहाँ पर नहीं होगा। चौथा और पांचवा ये तीन आपके राइट हो जाएंगे। उम्मीद है कि मैंने जो डिटेल्स आपको बताने का प्रयास किया वो आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए ये लॉन्ग टर्म का प्रोसेस, ऐसा नहीं कि अचानक से आपको धीरे धीरे इम्पैक्ट इसका देखने को आपको पूरे अर्थ में मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर आप देख रहे होंगे, तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे ये प्रोसेस देखने को मिला, ऐसा नहीं अचानक से। और जब ये बड़े लेवल पे होगा तब हम संभाल इसको नहीं पाएंगे। इसीलिए अभी से इसको जो है संभालने की कोशिश करना है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी इशू आपको देखने को अभी माइनर लेवल पे मिल रहे हैं, चाहे गैसों का हम उत्सर्जन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, CO2 हो गया, मीथेन हो गया, तो इनको कम करने पर जो है हमें काम करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा मैं समय ज़्यादा ले रहा हूं, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तेज़ी के साथ आप बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में प्रकाश रासायनिक यानी फोटोकेमिकल धूम कोहरा के विद्यमानता के निम्नलिखित परिणाम होते हैं। यानी किस कारण से जो आपको शहरी क्षेत्रों में फोटोकेमिकल यानी कि धूम जो कोहरा देखने को मिलता है वो किस कारण से देखने को मिलता है, उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स हैं और उससे क्या प्रभाव पड़ता है ये भी उसके संदर्भ में स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिया गया है। तो इनको आपको देख लेना और निम्नलिखित विकल्पों में से यानी इन चारों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, तो इसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक तो इसमें पहला आपका हो जाएगा स्वास्थ्य संबंध प्रभाव आपको देखने को मिलता है इस फोटोकेमिकल या धूम कोहरे की वजह से, और उसके बाद से आपका दूसरा यहाँ पर हो जाएगा आंखों में जलन आपका होता है, और तीसरा है आपका नाक और गले में जलन, और यहाँ पर पांचवा राइट हो जाएगा दृश्यता में कमी, यानी कि दूर तक आप नहीं देख पाओगे अगर धूम कोहरे का। जैसे कि ठंडी के मौसम में आप देखते हैं कि कोहरा जब छा जाता है तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाते हैं और उससे बहुत सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट भी होता है ठंड के मौसम में। तो ये आपका शहरी क्षेत्रों में प्रकाश रासायनिक यानी फोटोकेमिकल धूम कोहरे की विद्यमानता के निम्नलिखित परिणाम होते हैं। स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव,
मतलब इसमें बहुत हार्मफुल जो है गैसेज भी होती हैं, तो जब उनको आप इनहेल करोगे अपने अंदर तो आपको स्वास्थ्य संबंधी बीमारी देखने को मिलेगी। आंखों में जलन भी हो सकता है, नाक और गले में जलन हो सकता है और आपको दिखाई भी नहीं दे सकता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन में दिए गए, और भी कई सारे पॉइंट्स बन सकते हैं लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 और देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भूस्खलन की उत्पत्ति का मूल क्या है, यानी मूल कारण क्या है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि जो भूस्खलन लैंडस्लाइड आप देखते हैं ये ज़्यादातर आपको पहाड़ों में भी देखने को मिलता है। क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्र के जो मलबे होते हैं, ढीले मलबे, जब बारिश वहाँ पर होती है तो वो अपने जगह को छोड़कर नीचे की तरफ खिसक जाते हैं, वही आपका लैंडस्लाइड या भूस्खलन होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मूल क्या है, इसका कारण क्या है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो विकल्प है रासायनिक कारण है, जल वैज्ञानिक कारण है, या फिर जल जैविकीय कारण है, या भूभौतिकीय कारण है। तो इन चारों में से राइट आंसर आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका भूभौतिकीय कारण होता है जो भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड आपका होता है। देखिए भूस्खलन बड़े पैमाने पर पिंड का ह्रास है, यानी कि जो बड़ा मलबा होता है पिंड, उसी को बोला जा रहा है ह्रास है, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है, जिससे चट्टान मलबा पृथ्वी के द्रव्यमान से नीचे की ओर जो है गति करता है। अतः भूस्खलन की उत्पत्ति का मूल कारण भूभौतिकी है। यानी कि कोई पहाड़ है इस तरीके से मान लीजिए और ये पूरा ढीला मलबा है यहाँ पर, और बारिश होती है बहुत सारा, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण जो है अपना प्रभाव डालेगा, जिसके वजह से ये क्या होगा, ये स्लाइड करके नीचे की तरफ आपका चला आएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा और यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन तो आपका कम्युनिकेशन वाला यहाँ पर आ गया, कोई बात नहीं, इसको भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि संचार में संदेश की व्याख्या किस पर निर्भर करती है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला है संदर्भ पे, बी है आपका संचारण गति पे, और तीसरा है संबंध शोर पे, और यहाँ पर डी है चैनल क्षमता पे। तो इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, संदर्भ पे जो है ये निर्भर करता है। संचार में संदेश की व्याख्या किस पर निर्भर करती है, तो ये आपका संदर्भ पे यानी कि द कॉन्टेक्स्ट पे ये आपका निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सही आंसर देते हुए चलिएगा, कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो गलतियां करनी है आपको प्रैक्टिस में करनी है। एग्जाम में बहुत ही कम गलतियां जो है करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वहां पर अगर आप गलतियां करोगे तो आपका रिजल्ट जो है वहां पर खराब हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 और ये वंस अगेन आपका पीडी या पीपल डेवलपमेंट इन एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आ चुका है। बीच में जैसे क्वेश्चन जब हम स्कैन करते हैं तो उसमें एक आध क्वेश्चन संभवतः आ जाते हैं किसी और यूनिट के, तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है कि बाढ़ रोकने के लिए कुर्सी यानी कि प्लिंथ दीवार बनाने जैसे उपाय को क्या कहा जाएगा, ये आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। आई होप ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है। पहला जो ऑप्शन आपका दिया गया है पूर्व तैयारी की जाएगी, निवारण, और उसके बाद से सी ऑप्शन है समन, और यहाँ पर डी ऑप्शन है अनुकूलन। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको निवारण जो है कहा जाता है बाढ़ रोकने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई नदी वाला एरिया है ऐसे, या कोस्टल एरिया जो भी कह लीजिए, इसी के किनारे घर बना हुआ है किसी व्यक्ति का, तो बाढ़ को रोकने के लिए, उसका पानी जो है रोकने के लिए एक प्लिंथ दीवार जो है इस तरीके से बनाया जाता है मोटी सी, जिससे बाढ़ का पानी जो है घर के तरफ नहीं आ पाता है। तो आई होप इसी को निवारण बोला जाता है। तो आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कमेंट बॉक्स में दिया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में वर्तमान में कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में निम्नलिखित में से किस किस का योगदान है। तो भारत के अंदर जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा के मतलब स्रोत हैं, चाहे आपका विंड हो गया, चाहे आपका वाटर से हो गया बिजली बनाने का प्रोसेस, या सौर ऊर्जा, तो इसमें जो है ज़्यादातर किसका किसका योगदान है ये आपको बताना है। कुछ विकल्प में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनको देख लेना है और उसके बाद से राइट आंसर इन चारों विकल्पों में से आपको देना है। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस यही होगा कि ये जो इंग्लिश वाले टर्म्स जो मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, इसको जब आप लैंग्वेज चेंज करोगे तब इंग्लिश में दिखेगा, और हिंदी में चेंज करोगे तो टोटली आपको हिंदी में दिख जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका।
इसमें एक तो आपका पहला हो जाएगा सौर ऊर्जा, उसके बाद से दूसरा आपका है पवन ऊर्जा, और उसके बाद से तीसरे नंबर पे है जल विद्युत, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हैं या हाइड्रो पावर कह सकते हैं। फिर चौथा है आपका यहाँ पर शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट का ऊर्जा में रूपांतरण, और उसके बाद से आपका पांचवा हो जाएगा यहाँ पर बायोमास ऊर्जा। तो ये क्रम आपका ठीक है। यहाँ पर भारत में वर्तमान में कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में निम्नलिखित में से किस किस का योगदान है। सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का प्रचलन है, आपने देखा होगा सौर एनर्जी के लिए पैनल छत पे लोग लगवाते हैं और उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल जो है बिजली के रूप में करते हैं। फिर उसके बाद से पवन ऊर्जा है, इसको ज़्यादातर जहाँ पर हवा ज़्यादा चलती है वहाँ पर जो है विंड टर्बाइन लगाकर बिजली बनाने का काम किया जाता है। जो कोस्टल एरिया है, समुद्र तटवर्ती क्षेत्र, वहाँ पर भी हवा प्रॉपर चलती है तो वहाँ पर भी विंड टर्बाइन लगाई जा सकती है। फिर उसके बाद से जल विद्युत है, ये तो आपको पता है कि नदियों पर बांध बनाकर जो है पानी को रोका जाता है, उसके बाद से उस पानी के फ्लो को टरबाइन मशीन पे गिराकर बिजली बनाई जाती है, कुछ प्रोसेस है। और शहरों से बहुत सारे अपशिष्ट निकलते हैं, उन अपशिष्ट से भी जो है ऊर्जा बनाने का काम किया जाता है। और बायोमास ऊर्जा, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वायु में कणाकार पदार्थ की उपस्थिति का मानव स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रासंगिक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यानी कि वायु के अंदर ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं जिनको हम अपनी सूक्ष्म जो आंखें हमारी होती हैं उनसे नहीं देख पाएंगे। जब हम माइक्रोस्कोप या और किसी यंत्र का इस्तेमाल करते हैं तब उन छोटे छोटे कणों को हम देख पाते हैं। नहीं तो कभी आपने देखा होगा कि जब धूप ऐसे वर्टिकली पड़ता है तो बीच में छोटे छोटे कण कभी कभी दिखाई देते हैं, तो वैसे ही कण होते हैं। और यहाँ पर उसी के संदर्भ में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु में कणाकार पदार्थ की उपस्थिति का मानव स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रासंगिक प्रभाव इन सभी विकल्पों में से कौन सा होगा। पहला जो है आपका रक्त निर्माण क्षतिग्रस्तता होगा, छाती में जकड़न होगी, या श्वास संबंधी रोग का बढ़ना, या फिर सरदर्द और रक्तचाप स्तर में वृद्धि। इन चारों में से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, श्वास संबंधी रोग का बढ़ना। अब ये छोटे छोटे मैटर्स होते हैं पर्टिकुलर जो आंखों से दिखाई नहीं देते। जब हम सांस को लेते हैं अपने अंदर, जैसे कि सांस खींचते हैं अपने अंदर, तो उसी के माध्यम, हवा के माध्यम से ही जो है हमारे नाकों में जो है या मुंह के माध्यम से जो है वो कण फेफड़ों के अंदर चला जाता है और श्वास संबंधी आपको बीमारी हो सकती है इन कणों के माध्यम से। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ती हुई आबादी, एयर क्वालिटी का इशू आपने देखा होगा दिल्ली में। ऐसा नहीं कि दिल्ली में, जहां भी ज़्यादा से ज़्यादा आबादी बढ़ती जाएगी तो वहां पर आपको एयर क्वालिटी का प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे कम होते जाते हैं, लोगों की आबादी ज़्यादा बढ़ती जाती है। और लोगों की आबादी बढ़ने के संदर्भ में आपको पता है कि उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं या जो ज़रूरत के संसाधन होते हैं वो भी बढ़ते जाते हैं, जिनमें गाड़ी है, कार है, एसी है, फ्रिज है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनसे भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है। उम्मीद करता हूं आप बातों को समझ पा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन आपका अभिकथन और तर्क के रूप में है। तो अभिकथन में दिया गया है यहाँ पर कि हिमालयी पारितंत्र को कायम रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि हमारा जो हिमालयी क्षेत्र है जहाँ का इकोसिस्टम, बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, जड़ी बूटी, अलग अलग तरह के जीव जंतु आपको देखने को मिलते हैं। तो हिमालयी पारितंत्र को कायम रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अभिकथन में बोला जा रहा है। तर्क में बोला जा रहा है कि हिमालयी पारितंत्र अनेक स्वदेशी जातियों का घर है। तो यहाँ पर तर्क ये दिया गया है। अब उपरोक्त दोनों कथनों को समझने के बाद आपको इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर नहीं है। ए और आर दोनों सही है, इस बात को ध्यान से देखना है आपको, और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो अभिकथन अपनी जगह सही है, हिमालय पारितंत्र को कायम रखना महत्वपूर्ण है कई तरह के कंडीशन की वजह से, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा क्लाइमेट मतलब जो हमारे भारत का मानसून है या मौसम है, जो क्लाइमेट्स है उसके अनुकूल उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हिमालयी जो पहाड़ होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो बोला गया है कि वहाँ पर बहुत सारे स्वदेशी जातियों के घर होते हैं, जीव जंतु रहते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन तर्क इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है कि अभिकथन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पर बेसिकली पूछा क्या जा रहा है कि विकासशील देशों में नगरीय ठोस अपवर्ज्य की संरचना में खाद्य अपवर्ज्य के अंश की प्रारूपी सीमा क्या है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है।
देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये है आपका 40% से अधिक। तो विकासशील देशों में नगरीय ठोस अपवर्ज्य की संरचना में जो है खाद्य अपवर्ज्य की अंश की प्रारूपी सीमा जो है 40% से अधिक है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संपोषणीय विकास लक्ष्य जल के नीचे जीवन का किसके संरक्षण एवं संपोषणीय अनुप्रयोग हेतु अपेक्षित है। इसके संदर्भ में जो है क्वेश्चन बनाया गया है यहाँ पर कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाइफ बिलो वाटर एम्स एट कंजर्विंग एंड सस्टेनेबिलिटी यूजिंग। तो बेसिकली हिंदी में मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। तो ये है कि संपोषणीय विकास लक्ष्य जल के नीचे जीवन का किसके संरक्षण एवं संपोषणीय अनुप्रयोग हेतु अपेक्षित है। इन चारों में से बताना है। पहला भूगर्भीय जल संसाधन, बी जो है आपका नदियां झरने तालाब और झील संसाधन, सी है आपका महासागर समुद्र और समुद्रीय संसाधन, और डी है आपका दलदली भूमि यानी कि वेटलैंड जिसको बोला जाता है संसाधन। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओशियन महासागर समुद्र और समुद्रीय संसाधन। तो आपको याद यहाँ पर रखना है कि संपोषणीय विकास लक्ष्य जल के नीचे जीवन महासागरों समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण एवं संपोषणीय अनुप्रयोग हेतु आपका अपेक्षित है। और यह लक्ष्य संख्या 14 में यानी 14 जो लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किए गए थे तो लक्ष्य संख्या 14 है। और वर्ष 2015 में 17 संपोषणीय विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था, जिसमें वर्ष 2030 तक गरीबी समाप्त की जा सके, पृथ्वी की रक्षा और सभी लोग सुख शांति का जीवन व्यतीत कर सके, इस तरीके के बहुत सारे लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित सूची में से क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो संधि में सम्मिलित ग्रीन हाउस गैसों की पहचान करिए। तो अभी इसके बारे में मैंने कुछ बातें आपको ऊपर बताई थी। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन से आपका संबंधित है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि ये जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इसमें कौन सी गैसें ज़्यादातर जिम्मेदार हैं ग्रीन हाउस गैसों की पहचान करना है। इसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन है। तो कुछ गैसें दी गई, इनको देख लेना है और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो पॉज करके इसका राइट आंसर आप सभी जरूर बताएं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, उसके बाद से दूसरे नंबर पे आपका यहाँ पर मीथेन हो जाएगा, और तीसरे नंबर पे यहाँ पर आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, और ये आपका चौथे नंबर पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आपका होगा, और 5वें नंबर पे आपका यहाँ पर परफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, और यहाँ पे 6 नंबर पे आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो जाएगा। तो ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिनकी अधिकता के वजह से जो है आपके जो है ग्लोब का तापमान क्या है बढ़ता जा रहा है, और इसी तापमान के वजह से जो है आपको बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिले। टेम्परेचर इनहेंस तो हो ही रहा है, इसके साथ ही साथ जो आपके बायोडाइवर्सिटी है उसको भी खतरा हो सकता है। जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ जमा हुए हैं आपके, वो भी पिघल कर जो है समुद्रों में आ जाएंगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, जो फसलों का पैटर्न आपका है वो भी काफ़ी चेंज हो जाएगा। जहाँ पर बारिश हो रही थी वहाँ पर अब सूखा पड़ रहा है। तो ये सारा कुछ इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से देखने को आपको मिल सकता है, और इसमें ये गैसेज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि ऊष्मा को एब्जॉर्ब करके आपके ग्लोब को गर्म करती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है कि पेरिस समझौते के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन संबंधी वचनबद्ध में वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितनी भिन्नीय कटौती जो है शामिल है, आपको ये बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1/3 ये आपका हो जाएगा। देखिए पेरिस समझौते के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन संबंधी वचनबद्ध में वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 1/3 भिन्नीय कटौती को जो है शामिल किया गया था कि इतना कम करने का प्रयास करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय मामले से संबंध है, जो है आपको यहाँ पर बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला है आकस्मिक बाढ़ से, दूसरा है आपका अम्लीय वर्षा, तीसरा है आपका ओजोन परत निषेचन से और चौथा है आपका फोटो रासायनिक धूम कोहरा से। तो इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ओजोन परत निषेचन से, यानी कि ओजोन लेयर जो है डिप्लीमेशन से जो है यहाँ पर ये संबंधित है। याद रखना है आपको, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल ओजोन परत निषेचन से संबंध है और समताप मंडल में मौजूद ओजोन परत का क्षीण होना ओजोन परत निषेचन कहलाता है। मतलब शुद्ध हिंदी में यहाँ बोला गया, मतलब ओजोन क्षरण से ये संबंधित आपका है। ओजोन परत निषेचन के लिए उत्तरदायी कारक जो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मिथिल है, आपका क्लोरोफॉर्म है, मिथिल ब्रोमाइड है और हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन यहाँ पर हो जाएगा। ओजोन परत निषेचन के लिए उत्तरदायी कारकों के इस्तेमाल, उत्पादन और आयात को रोकने के लिए वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो है यहाँ पर लाया गया था, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यहाँ पर हुआ था। तो कब हुआ था? 1987 में। ये डेट भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में दिया होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सूची में से ठोस अपशिष्ट के स्तरों की पहचान आपको करना है, यानी बेसिकली क्रम से आपको बताना है। तो यहाँ पर कुछ ठोस अपशिष्ट दिए गए, ठोस अपशिष्ट के बारे में जो निकलने के स्रोत हैं, और यहाँ पर आपको जो है नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना सही आंसर जो है बताने का प्रयास करना है। तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो आपका पहला है आपका, इसमें दूसरा तीसरे नंबर का हो जाएगा आपका, उसके बाद से आपका ये चौथे नंबर का हो जाएगा। आवासीय क्षेत्र आपका है, संस्थानिक क्षेत्र है और कृषि क्षेत्र है। तो निम्नलिखित सूची में से ठोस अपशिष्ट के स्रोत की पहचान आवासीय क्षेत्र से निकलते हैं, संस्थानिक क्षेत्र हैं आपके और कृषि क्षेत्र हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर डी बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सूची में से मृदा प्रदूषण के स्रोत की पहचान करना है आपको। तो यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं मृदा प्रदूषण के संबंध में, इनको आपको देख लेना है और नीचे दिए गए इन चार विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक तो आपका पहला हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ पर तीसरा हो जाएगा और यहाँ पर आपका पांचवा हो जाएगा। औद्योगिक बहिस्राव तो है आपका, उसके बाद से आपका यहाँ पर नाभिकीय अपशिष्ट का अवैज्ञानिक निस्तारण है और पांचवा है जो विषाक्त प्रणालियों का अनुचित प्रबंधन। ये सभी क्या है? मृदा प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। औद्योगिक बहिस्राव का मतलब क्या हो गया आपका? इंडस्ट्रियल जो वेस्ट आपके निकलते हैं लिक्विड फॉर्म में हो गए, वो नालों और इस तरीके से माध्यम से जो नदी के तटवर्ती क्षेत्र वहां तक पहुंचते हैं और मृदा को दूषित भी करते हैं। और यहाँ पर नाभिकीय अपशिष्ट का अवैज्ञानिक निस्तारण, तो बहुत सारे आप देखते होंगे लॉन्चिंग किए जाते हैं अपने देश में भी, वर्ल्ड भर में मिसाइल से लॉन्च किए जाते हैं, तो उनसे भी बहुत सारे ईंधन को हम लोग बर्न करते हैं, तो उनके भी कुछ अपशिष्ट निकलते हैं, तो उनका सही तरीके से निस्तारण नहीं होता, उसके वजह से भी जो है मृदा प्रदूषण होता है। और विषाक्त प्रणालियों का अनुचित प्रबंधन जो होता है ये भी जो है मृदा को प्रदूषित करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कच्छ वनस्पति की विशेषताओं को सुरक्षा घेरे के रूप में प्रतिबिंबित करता है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पर्याप्त समय आपको यहाँ पर मिलने वाला है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा होगा क्योंकि मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों को टाइप कर रखा है। सहूलियत के लिए अगर आप इंग्लिश के टर्म समझना चाहते हो तो इंग्लिश समझ लीजिए, हिंदी समझना चाहते हैं तो हिंदी को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा। कच्छ वनस्पति वाले वृक्ष दुर्बल तट रेखाओं की सुरक्षा करते हैं क्योंकि ये मिट्टी को जोड़ कर रखते हैं, यानी जड़ों से अपने क्या करते हैं? बांध कर रखते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वाष्पशील जैव यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कुछ कथन दिए गए, इनको पढ़ लेना है।
और निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर आप देने का प्रयास करें। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक तो आपका दूसरा यहाँ पर हो जाएगा और एक आपका तीसरा हो जाएगा। इनकी वजह से कैंसर हो सकता है और ये प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा यानी कि स्मॉग के निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी इनके निर्माण में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? वाष्पशील जैव यौगिक, जिसको शॉर्ट में VOC कहा जाता है। ये इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये कैंसर इससे हो सकता है और इसके साथ ही साथ ये रासायनिक धूम कोहरे के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। 20 क्वेश्चन मैंने बोला था, आई थिंक ये क्वेश्चन टाइप यहाँ पर नहीं हो पाया या कम हो गया बाय मिस्टेक से, तो इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस समझौता का मुख्य उद्देश्य इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। अगर आपने पेरिस समझौता के बारे में पढ़ा होगा तो आप यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक पहल को मजबूत करने के लिए जो है पेरिस समझौता लाया गया था, ये इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने बताया होगा। तो यहाँ पर हमारा वीडियो का सेशन कंप्लीट होता है और आज के इस वीडियो में हमने 19 क्वेश्चन को जो है कवर किया। उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन को आपने जो है अटेम्प्ट किया होगा और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास किया होगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ये सेशन आपके लिए कैसा रहा। हम प्रयास ऐसे ही करते रहेंगे। बाकी जो प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे डिस्कस कर लिया था कि 5-6 दिन से क्यों वीडियो यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। उसका मेन कारण था कि ट्रीटमेंट के लिए हम जो है PGI लखनऊ गए थे और अभी भी जाना है अगले मंथ में। ऐसा नहीं कंटिन्यूअस, जब तक कि मरीज को बहुत ज़्यादा बेहतर रिलीफ न मिल जाए तब तक हमें जो है प्रयास, मतलब हमें तो अपना प्रयास करना ही है। जब आपके साथ कोई भी होता है परिवार का सदस्य, वो बीमार पड़े तो आपको जो है उसके स्वास्थ्य को सही करने के लिए काम करना ही पड़ता है, क्योंकि आप परिवार के अंदर रहते हो। यही परिवार का मतलब होता है कि एक दूसरे की मदद यहाँ पर करनी होती है। बाकी किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है आज के इस सेशन में तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछिएगा। बाकी किसी और यूनिट से आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सेशन आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करके हमें अप्रिसिएट करिएगा। लाइक तो इसलिए भी ज़रूरत है और पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो चली रही है। तो आप लाइक करके अप्रिसिएट करिएगा और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को यहाँ पर प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो की अपडेट्स को पाने के लिए। बाकी एग्जाम से रिलेटेड भी अपडेट, जैसे फॉर्म आपके फिल हो रहे हैं, एडमिट कार्ड कब से रिलीज़ किए जाएंगे, एग्जाम सेंटर के बारे में कब पता चलेगा, ये सारी अपडेट्स ऑथेंटिक वे में इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिक जानकारी आपके साथ साझा की जाती है। और बाकी आप अपना एफर्ट पूरा लगा दीजिए एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और जितना ज़्यादा हो सके अगर आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा आपने कवर कर लिया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और इसके साथ ही साथ अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस करने पे ध्यान दीजिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और प्रैक्टिस के लिए कोई नया प्रैक्टिस सेट की आपको आवश्यकता नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2020 से आगे के जो है 21, 22, 20, 19 यहाँ के पेपर को सॉल्व करिए। निश्चित रूप से आपको वहाँ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए